नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जहां पर अजय कुमार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है और दरोगा समेत 4 हत्यारोपी गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बता दें कि हत्यारोपी ने अजय के शव को मगरमच्छ का निवाला बनाने के लिए काली नदी में फेंका। और वहीं आपको बता दें कि हत्यारोपी ने सबूत मिटाने के लिए मृतक के कपड़े और अन्य सामग्री जलाई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के अर्ध जले कपड़े भी बरामद कर लिए और अभी तक नहीं मिल पाया है काली नदी से अजय का शव। और काली नदी में जहां पर शव फेंका गया था और वहां बताए जा रहे हैं कि 100 से ज्यादा मगरमच्छ है वहां पर। और शिकारपुर पुलिस अभी भी काली नदी में अजय के शव की तलाशी कर रही है। और ट्यूबवेल पर शादी की शराब पार्टी में बुलाकर किया गया था अजय का गला काट कर कत्ल। और पार्टी के दौरान आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद अजय कुमार की हत्या कर दी गई और वहीं ब्लेड से मृतक को मारा गया। और वहीं अर्ध जला आई कार्ड और अर्ध जले कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मेरठ में 7 दिसंबर को सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली होने जा रही है, जिसको लेकर मेरठ में आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री मसूद अहमद पहुंचे। और वहीं उन्होंने बताया कि 2022 में योगी सरकार को हटाने के लिए संयुक्त गठबंधन के साथ मेरठ में 7 दिसंबर को रैली करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गरीब जनता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं और लखनऊ से होते हुए दिल्ली का रास्ता पकड़ने की तैयारी में जुटे सपा और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ केंद्र की तैयारियों में भी जुट चुके हैं और आने वाले 2022 के चुनाव से 2024 का रास्ता तय करेगी पार्टी। और वहीं सरकार से परेशान होकर लोग दूसरी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर काफी तैयारियां भी कार्यकर्ता कर चुके हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 21 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और साथ ही घोषणा पत्र समय से पहले जनता के बीच में रखा है कि अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और साथ ही किसानों के आलू का भाव 1.5 गुना किया जाएगा और वृद्धा पेंशन में वृद्धि की जाएगी। और साथ ही मुख्य बिंदु किसानों को 12,000 प्रति साल किसान सम्मान निधि दी जाएगी और साथ ही महिलाओं के लिए भर्तियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा और किसानों के लिए प्रभावी बीमा योजना बनाई जाएगी और किसान और बुनकरों का बिजली का पिछला बिल भी माफ और आगे बिल साफ किया जाएगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी और कई विशेष मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुके राज्य से बीजेपी सरकार को हराने के लिए गठबंधन भी किया गया और साथ ही अब की बार 400 पार का नारा जो अखिलेश यादव लगा रहे उसका समर्थन करते हुए आरएलडी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री ने बताया कि 400 पार को साकार करने की मेहनत जमीनी स्तर पर की जा रही है। अब जिन्ना जी ये जो सब बातें हैं अखिलेश जी से पूछना। यदि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में फला लोग मेरे साथ में इसमें कौन सा बात ऐसा है कि देखिए ये ऐतिहासिक चीजें हैं। अगर अखिलेश जी इतिहास का वर्णन कर रहे हैं तो कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं, है कि बात। अब उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चश्मे से देख रहे हैं, उनको मुद्दे तलाश रहे हैं। मैं समझते कोई मुद्दा नहीं है। आजकल जो है जनता त्रस्त है। आप देखिए डीजल पेट्रोल महंगाई। अब अखिलेश जी ने और क्या क्या काम है मुझे उससे नहीं लेना है। मैं ये जानता हूँ कि अखिलेश जी ने अगर ऐतिहासिक बातें कही हैं ठीक है, ऐतिहासिक घटना होगा है। अब कौन क्या कहता है ये कोई बात। और वहीं बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी राजीव सबरवाल और आईजी प्रवीण कुमार ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया और इस दौरान उन्होंने लाल कुर्ती, बेगमपुल, सदर बाजार, आबू लेन आदि जगहों पर पैदल मार्च किया और सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
और साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी लोगों की हिफाजत के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान एडीजी ने आम जनता से महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है और साथ ही कहा कि कोई भी आपराधिक घटना होती है या कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो तुरंत संबंधित थाने चौकी पुलिस को सूचना दें जिससे कि आरोपियों पर लगाम कसी जा सके और इस दौरान एडीजी और आईजी द्वारा जनता को अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और इस मौके पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित कई थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। भारत में एक बार फिर कोरोना ने नए तेवर के साथ दस्तक दे दी और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की गंभीरता को देखते हुए वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और वहीं बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ में एक बार फिर पुलिस सड़कों पर है और लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रही है और ये तस्वीरें मेरठ के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके की है और घंटाघर इलाके में पुलिस लाउड स्पीकर से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी दे रही है और पुलिस अधिकारियों की माने तो फिर से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन शुरू नहीं किया तो पुलिस सख्ती से पालन करवाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क भी बांटे और इसके अलावा सड़क पर घूम रहे बिना मास्क के लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी है। आज अपने मेरठ के व्यापारी बंधुओं के साथ मीटिंग की गई इस परिप्रेक्ष्य में कि जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ रहा है उसके प्रति लोगों को सचेत किया जाए। अभी राहत वाली बात यह है कि हमारे यहाँ कोई भी केस नहीं है कोविड के और चूँकि तीसरा वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है और सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा था कि कितना नुकसान हुआ है लोगों को। तो हम लोग एक सुरक्षित व्यापार लोग कैसे करें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, कोविड का टीकाकरण सब लोग करा लें। क्योंकि सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है ये दिल्ली गेट का, कोतवाली का, लिसाड़ी गेट का। यहाँ बाज़ार में तमाम लोग बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। तो ऐसे सभी लोगों की जो है पड़ताल की जाए कि उन्होंने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, मास्क लगा के किसी प्रतिष्ठान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अपना पीए सिस्टम जो हमारे यहाँ पर लगा हुआ है उसके माध्यम से ही जन जागरूकता फैलाएंगे। इस संदर्भ में व्यापारियों को अवेयर किया गया, अलर्ट किया गया, क्योंकि नया कोरोना वायरस एक तरह से अपने बीच में फिर से दस्तक दे चुका है। तो पुनः हम लोग इसके लिए अलर्टनेस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सभी को अभी अवेयर कर रहे हैं कि पुराने जो कोविड प्रोटोकॉल्स रहे हैं उनको पुनः पालन करें। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था भी इसमें पूरी तरह से सुचारू रूप से लगाई जाएगी और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए हम लोग हर जगह से अवेयर करेंगे। अभी यहाँ पर ये दिल्ली गेट में एक पीए सिस्टम है जिसके माध्यम से भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में सभी लोगों को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज किया जाएगा, एक मैसेज जिसमें कोरोना से संबंधित जागरूकता का पुनः से उनसे अपील की जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि स्वयं भी सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने साथ परिवार और व्यापारियों से भी निवेदन करें वो लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का। कुछ दिन पहले किला परिचित गढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर पीड़ित परिजनों में आक्रोश है और शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित परिवार ने इंसाफ न मिलने पर सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है और उधर अधिकारियों ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। दरअसल किला परिचितगढ़ निवासी एक परिवार शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा और परिवार के मुखिया ने बताया कि बीती 27 नवंबर को उसके पड़ोस में रहने वाले लीलू राम के युवक की पत्नी ने उसकी नाबालिग बेटी को अनजान साफ करने के बहाने
अपने घर बुलाया और इसी बीच महिला ने पर्दे सिलने का बहाना बनाते हुए किशोरी को अपने घर के भीतर सिलाई मशीन लेने के लिए भेज दिया, जहां मौजूद महिला के पति लीलू ने किशोरी को बदनीयती से दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और पीड़ित का आरोप है कि उसने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी का मेडिकल कराते हुए आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया था। आरोप है कि इसके बावजूद थाना पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। और वहीं दबंग आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिस पर आक्रोशित पीड़ित परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिवार सहित सामूहिक खुदकुशी की चेतावनी दी है, जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ बलात्कार हुआ है। लीलू नाम के लड़के ने 27 तारीख की बात है। 27 तारीख को उनकी वाइफ ने मुझे अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद कहा मैं नाच के बहाने बुलाया। नाच तो उन्होंने करवाया नहीं। कहा मुझसे कि सिलाई में कपड़े सिलने हैं। जैसे मैं कपड़े की मशीन लेने गई तो वो अंदर ही लेटा था। जब मैं अंदर से लेने गई मशीन तो उसने मेरा मुंह बंद करके वहीं बैठ दी। थाने गए हम। थाने वाले हसीतनापुर थाने में तैनात रहे दरोगा अरुण कुमार पर एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और शनिवार को आरोपी दरोगा की पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां महिला ने केस की जांच करे इंस्पेक्टर हसीतनापुर पर विवेचना को दूसरा रूप देने का आरोप लगाया और इसी के साथ पूरे प्रकरण की जांच उच्च अधिकारी से करवाए जाने की मांग भी की है। और वहीं आपको बताते चले कि ब्रह्मापुरी निवासी महिला ने हसीतनापुर थाने में तैनात दरोगा अरुण कुमार पर खुद के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पति की पैरवी में उतरते हुए दरोगा की पत्नी आरती ने कुछ दिनों पहले एसएसपी से मिलकर अपने पति पर लगे आरोपों को झूठा बताया था। और आरती का कहना था कि पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से उनके पति को ब्लैकमेल कर रही थी और कार और लाखों की रकम न देने पर महिला ने उनके पति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। और आरती के मुताबिक इस मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर हसीतनापुर कर रहे हैं। और आरती का आरोप है कि वो कई बार केस से संबंधित साक्ष्य लेकर इंस्पेक्टर से भी मिली है, लेकिन इंस्पेक्टर ने हर साक्ष्य को नकारते हुए जांच में शामिल करने से इनकार कर दिया। और वहीं दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति दरोगा के परिवार का लगातार उत्पीड़न भी कर रहे हैं। और शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची आरती ने अधिकारियों से मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराए जाने की मांग की है, जिसके बाद अधिकारियों ने सीओ मवाना को मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं एसआई अरुण कुमार की वाइफ हूँ, आरती दिवाकर, और मैं इसीलिए आई हूँ। उसने केस जो किया था वो झूठा है। हम लगातार इंस्पेक्टर सर को अपने एविडेंस दे रहे हैं, वो कोई भी एविडेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी विवेचना में। हम देते हैं, वो यही कह देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। ये देखिए बैंक डिटेल्स जिसमें ये लगातार पैसे हमने इसे ट्रांसफ़र किए हैं। संस्कार की बात करिए, मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की साथ में है, लड़की के साथ में दूसरे लड़के के साथ दारू पी रही है, हुक्का पी रही है, ये इसके संस्कार है। बहुत संस्कारी बोल रही थी अपने आप को, मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की ये साथ में खड़ी हुई है, दारू पी रही है दूसरे लड़के के साथ। बुलंदशहर जनपद के छतारी थाने में तैनात एसआई मुरारी लाल पांडे का गाली देने का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में एसआई मुरारी लाल पांडे वर्दी के नशे में चूर होकर एक राशन डीलर को गालियां देते नजर आ रहे। और वहीं एसआई मुरारी लाल पांडे का राशन डीलर को गाली देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ना बैलो तेरा भाई ना रहेगा सरकार करूँ साथ तो सरकार करो।
जनपद मेरठ में वाहन चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे, जहां दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी बांध चोरों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयास में जुटा है। जहां ताजा मामला मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन का है, जहां पीड़ित शोएब ने बताया है कि देर रात जब वो अपने घर आना गार्डन में पहुंचा तो उसने अपनी स्कूटी घर के बाहर रात्रि में खड़ी कर दी थी और जब सुबह उठकर देखा तो उसे इसकी स्कूटी वहां पर नहीं मिली। जहां काफी तलाशने के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं लग पाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर पीड़ित युवक ने ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, जहां फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। रात 1:30 बजे करीब मेरे छोटे वाले भाई ने अपनी स्कूटी लाके घर पर खड़ी करी और खड़ी करके वो ऊपर आ गया। सुबह जब मैं पहुंचा घर पे 7:30-8 बजे तो स्कूटी उसकी वहाँ थी नहीं, घर के अंदर ही खड़ी थी, लॉक लगा हुआ था। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के एरा गार्डन में है, ये 380 का। और सुबह जब देखा तो स्कूटी वहाँ थी नहीं। पुलिस की सूचना दी है, पुलिस ने कहा है कि आप उसमें एक एप्लीकेशन में दीजिए, हम आपके लिए जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज है नहीं, लेकिन हाँ हमें है उम्मीद कि सीसीटीवी हमें मिलेगी। हम अभी यहाँ से जा ब्रह्मपुरी पुलिस ने कुछ दिनों पहले लूट के दौरान महिला को घायल करने की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया था और पुलिस ने इस मामले में महिला के घर पर काम कर रहे एक पेंटर को गिरफ्तार भी किया है और आरोपी के कब्जे से महिला से लूटे गए जेवरात और उस पर हमले करने में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद किया गया। और गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी देवराज बेरा के घर में पेंटिंग का काम चल रहा था और बीती 26 नवंबर को घर में काम कर रहे एक पेंटर ने घर में अकेली देवराज की मां रीता पर हथौड़े से हमला बोल दिया था, जिसके बाद बदमाश पेंटर महिला की चैन, कुंडल और पेंडल लूटकर फरार हो गए और इसके मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और शनिवार को अंडर ट्रेनिंग IPS अधिकारी विवेक कुमार ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए इस घटना का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र शर्मा और उनकी टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भावनपुर के जेई गांव निवासी जाहिद और बाबू को गिरफ्तार कर लिया और जाहिद घरों में पेंटिंग का काम करता था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि महिला के गले में पड़ी चैन देखकर उसके दिल में लालच आ गया, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया था और आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और महिला से लूटी गई चैन, पेंडल और कुंडल आदि बरामद किए गए और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 26 नवंबर को एक यहाँ हेमंत कुमार बेहरा जी के घर पे ये एक मजदूर की तरह कार्यरत था और वहाँ पे जब इनकी मिसेस उनको चाय देने गई तो वहाँ पे उसने हथौड़े से वार किया। उनका एक कुंडल, एक चेन और चेन में लगा हुआ जो लॉकेट होता है वो लूट कर भाग गया था। इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और इस 100% इसमें रिकवरी की गई। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुके हैं और चुनाव जीतने के लिए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव से विकास और गरीब का मुद्दा जैसे गायब सा हो गया। क्या वजह है इसकी और इस बारे के चुनाव किस मुद्दे पर रहने वाले केंद्रीय और आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। कांग्रेस पार्टी का चुनावी नारा ये 1971 का है। इंदिरा गांधी की जीत में इस नारे के योगदान को सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने एक सुर में स्वीकार किया था। आंकड़ों की माने तो उस दौर में भारत में गरीबी दर 57% थी। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इस नारे को अपनी 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा बनाया था, लेकिन भारत से गरीबी हटाओ के नारे के 50 साल बाद 2021 तक
गरीबी नहीं हटी। हाँ, ये जरूर है कि गरीब को नापने के पैमाने और तरीकों में समय समय पर बदलाव जरूर हुआ है। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड है। यानी भारत में गरीबी में उत्तर प्रदेश का मुकाबला बिहार और झारखंड जैसे राज्य से है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। बावजूद इसके गरीबी सूचकांक की चर्चा जाति, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान और तालिबान की तरह नहीं हो रही। जो 1971 में किसी पार्टी की जीत और हार तय कर पाया था, आज उस पर पार्टियां केवल ट्वीट किए जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के किसानों को आय दोगुनी करने के वादे पर तंज कसा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का ग्राफ साझा करते हुए मोदी सरकार के विकास के मॉडल पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो जाए, विपक्षी दल इतना भी कर नहीं पाए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों नेताओं ने ट्वीट करते समय एक बात पर शायद ध्यान नहीं दिया। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015 और 2016 की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में नहीं, बल्कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल की गवाही दे रही है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 37.78% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में 64 जिले ऐसे हैं जहां का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक खाना बनाने के लिए ईंधन की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की सुविधा या फिर रहने के लिए घर, तीनों इंडिकेटर्स पर उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी को ये तीनों बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं। ये रिपोर्ट 3 मापदंडों पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर। इन तीनों क्षेत्रों में 12 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है, जैसे स्वास्थ्य में न्यूट्रिशन को, शिक्षा में स्कूल के अटेंडेंस को, उसी तरीके से जीवन स्तर के बारे में बात करते हुए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन और पानी जैसी सुविधा को देखा परखा गया। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गरीबी सूचकांक में तीसरे नंबर पर। रिपोर्ट ये भी कहती है कि गरीबी के मामले कमोबेश हर जिले का एक जैसा ही हाल है। यहाँ पर आपको बताते चले कि आजकल जनता के बीच इंस्टेंट नूडल्स हिट हैं। चुनाव से ठीक पहले फ्रीबी यानी कि मुफ्त उपहार की घोषणा कर चुनाव जीतने का जमाना है, इसलिए जनता को लोन माफी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पेंशन जैसी योजनाएं भाने लगी हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, बाद में उत्तर भारत में इसका चलन अब बढ़ने लगा है। यही वजह है कि गरीबी को दूसरे तरीके से ये पार्टियां अप्रोच करती हैं। कोई महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने की बात करता है, तो कोई गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन। दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी से जमाने से अब तक गरीबी मापने का पैमाना भी बदला है और परिभाषा भी बदली है। पहले लोगों की बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता था। आज कपड़ा मिल जा रहा है, रोटी की व्यवस्था कई सरकारी योजनाओं से पूरी हो रही है। केंद्र सरकार 8 लाख रुपए की सालाना आय वालों को भी आजकल आर्थिक रूप से पिछड़ा मान रही। EWS नाम की नई कैटेगरी बना दी गई है। इसलिए राजनीतिक दल अगर ये कहें कि हम आपको कपड़ा दे देंगे, तो जनता की वो जरूरत रह ही नहीं गई। अब जनता को भी कैश ही हाथ में अच्छा लगता है। ये बड़ी वजह है कि गरीबी सूचकांक चुनावी मुद्दा रह ही नहीं गया। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।